इंदिरा गांधी ने जो वार मेमोरियल बनाया है, इंदिरा गांधी ने जो जवानों के प्रतीक का वहां पर एक जो चबूतरा बनाया है, वहां जो बंदूक रखी है उसके ऊपर जो हैट रखा है जिससे इंदिरा गांधी की याद आती है, उसे मिटाया जाए। जो टॉयलेट है सार्जेंट टॉयलेट, इसका खर्चा जो है अमर जवान ज्योति पे जो ज्वाला जलती है, ज्योति जलती है, उसका खर्चा ज्यादा है। आपने ज्योति बुझाई क्यों? भारतीय संस्कृति में किसी भी जलती ज्योति को बुझाना गलत है। अगर इंडिया गेट गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहला गुलामी का प्रतीक जो अंग्रेजों ने स्थापित किया वो गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में। तो पहली बात तो उसको बम से उखाड़ना पड़ेगा। आरएसएस के लोग जो है इतिहास को अपने मनगढ़ंत तरीके से गढ़ना चाहते हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मोदी के मुंह से निकलेगा कि गलती हो सकती है। नोटबंदी लगाकर जो है देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, हजारों लोगों के रोजगार छीन लिए, जिसने जीएसटी लगाकर पूरे के पूरे जो काम धंधे उनको बंद कर दिया, जिसने जो है इतनी गलतियां देश में की है कि लोग जो है बेरोजगार है, सड़क पर आ गए। वो कह रहा है कि भारत अपनी गलती सुधारना चाहता है। आरएसएस वाले जो बाप की तलाश में घूमते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमारे बाप हैं, अब कह रहे हैं जी हमारे बाप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जो कि सच नहीं है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। रविंदर जी, इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं आपसे। जिस तरीके से कहा जा रहा था, हम लोगों ने भी दिया, तमाम चैनल्स कह रहे थे, जो मोदी मीडिया तो नहीं कह रहे थे, बाकी सब मीडिया है खास तौर पर, कि पूरा स्वरूप बदल रहा है 26 जनवरी का, गणतंत्र दिवस का नहीं, 26 जनवरी का स्वरूप बदल रहा है। तो आप इससे कहाँ तक सहमत है इस चीज़ को? नहीं, स्वरूप बदलने की जो बात लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हम मानते हैं कि ऐतिहासिक जो परंपराएं होती हैं उसके साथ निरंतरता का एक जो मानवीय सभ्यता का इतिहास है वो चलता रहना चाहिए। लेकिन ये है कि मोदी जी स्वरूप बदलने के मामले में बड़ा जरा जल्दबाजी में है। तो अपनी स्वरूप बदलते रहते हैं। अपना स्वरूप तो खैर वो रोज़ बदलते हैं। वो समझिए कि एक जानवर होता है, जीव होता है जिसे हम गिरगिट बोलते हैं, उसका काम ही होता है जहाँ गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपना रूप बदल लेता है। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो एक अच्छा गुण है, उससे वो जिंदा रहता है। अब ये है कि जो हम हिंदुस्तान के लोग हैं वो परंपरा में जीने के भी आदी हैं और परंपराओं को हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे अचानक 22 जनवरी को पता चला कि 23 जनवरी को अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट पर जलती है वो बंद हो जाएगी। और बंद होने के लिए उन्होंने एक बड़ा बढ़िया कारण दिया कि अमर जवान ज्योति जहाँ जलती है वो इंडिया गेट जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है, और इसलिए मोदी जी उस प्रतीक को हटा रहे हैं। और हटाकर उन्होंने क्या किया कि ये नहीं बताया बड़ी चतुराई से कि अमर जवान ज्योति पे जो ज्योति जलती है वो भारत ने 1971 में जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, जिससे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था। पाकिस्तान हारा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश बना था। तो उसमें जो जवान शहीद हुए थे 6,500, उनकी याद को जिंदा रखने के लिए इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। पहले अगर इंडिया गेट का रूप देखेंगे तो इंडिया गेट एक गेट के रूप में था। नीचे से हम लोग आते जाते थे, गाड़ियां जाती थी, बसें जाती थी, सबको पता है। उसके बाद वहाँ एक चबूतरा बनाया गया काले रंग का, और उस चबूतरे पर जो है एक जो है बंदूक उल्टी रखी गई और श्रद्धांजलि के लिए कि मृत सैनिकों को जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो वो जो है शहीद को श्रद्धांजलि बंदूक उल्टी करके दी जाती है, तो वो बंदूक उल्टी लगी हुई है। उसके ऊपर एक मिलिट्री का हेड लगा हुआ है, फौजी के जो श्रद्धांजलि देते हैं प्रतीक चिन्ह। उसके साथ वहां पर जो है 4 जो है ज्वालाएं थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों कोनों में, और एक ज्वाला थी ऊपर। और उस ज्वाला के बारे में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार का खर्च होता है, जब वो ज्वाला जलनी शुरू हुई तो वो जो है सिलेंडर से जलती थी, पीएनजी से। और आप समझिए 5 दिन में 16 सिलेंडर जलते हैं। और मैंने उसका हिसाब लगाया तो टोटल जो है समझिए 32 सिलेंडर जो है 1 महीने में जलते हैं। उसका खर्चा मैंने जोड़ा तो वो कुल बैठता है 32 सिलेंडर का जो एक्चुअल रेट है, क्योंकि सेना की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। आप देखेंगे ना उन पे इनकम टैक्स लगता है, एक्साइज लगता है। तो टोटल उसका खर्चा जो था 32 सिलेंडरों का 10,000 रुपये होता है। और 10,000 के उस खर्चे को, महीने के खर्चे को भारत की सेना कहती है कि ये खर्च अनावश्यक है, ज़्यादा है, इससे झंझट पैदा होता है। तो मैं तुलना कर रहा था उस समय जब मैंने सुना ये बात, तो मैं मंडी हाउस पे था, तो मैंने वहाँ सोचा कि यहाँ पर ये जो टॉयलेट है सार्जेंट टॉयलेट, इसका खर्चा जो है अमर जवान ज्योति पे जो ज्वाला जलती है, ज्योति जलती है, उसका खर्चा ज़्यादा है। यानी हम टॉयलेट के खर्चे के बराबर भी अमर जवान ज्योति यानी सैनिकों की याद के लिए हम जो है खर्चा उठाने की हैसियत नहीं रखते। हम इतने कंगले हो गए हैं।
देश इतना कंगला हो गया और उस कंगले देश की हालत यह है कि उसने तय किया कि हम 5 ज्योतियों को बुझा देंगे और एक छठी नई ज्योति जो कि मोदी जी ने जो नेशनल वार मेमोरियल के नाम पे एक बनाई है, यानी इंडिया गेट और जो नेशनल स्टेडियम है उसके बीच में, वहाँ पर जलाएंगे। अब वो जलाने का फैसला तो इन्होंने कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि आपने ज्योति बुझाई क्यों? भारतीय संस्कृति में किसी भी जलती ज्योति को बुझाना गलत है। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया गेट गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहला गुलामी का प्रतीक जो अंग्रेजों ने स्थापित किया वो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, तो पहली बात तो उसको बम से उड़ाना पड़ेगा। फिर ये इंडिया गेट चूंकि गुलामी का प्रतीक है तो इसे उड़ाना पड़ेगा। और फिर जो ये राष्ट्रपति भवन है ये भी गुलामी का प्रतीक है, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है ये भी वो है, लुटियन दिल्ली जो है वो भी गुलामी का प्रतीक है, मुंबई में जो फोर्ट है फोर्ट का इलाका, वो भी जो है गुलामी का प्रतीक है। इसी तरह कलकत्ता में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई, क्योंकि हमारी जो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी कलकत्ता थी 1912 तक, तो उसे भी उड़ाना पड़ेगा। तो ये आरएसएस के लोग जो है इतिहास को अपने मनगढ़ंत तरीके से गढ़ना चाहते हैं, और गढ़ने के बाद जो है वो उसके लिए जो तर्क देते हैं वो ऐसा तर्क देते हैं कि जो उनका विरोध करे उसको ये चिन्हित किया जाए ये देश विरोधी है, ये गुलामी का प्रतीक है, ये गुलाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने टॉयलेट के खर्चे के बराबर जिस खर्चा जो अमर जवान ज्योति हो रहा था उसे खत्म करने के पीछे असली मंशा ये नहीं थी। उनकी असली मंशा ये थी कि इंदिरा गांधी ने जो वार मेमोरियल बनाया है, इंदिरा गांधी ने जो जवानों के प्रतीक का वहाँ पर एक जो चबूतरा बनाया है, वहाँ जो बंदूक रखी है उसके ऊपर जो हैट रखा है जिससे इंदिरा गांधी की याद आती है उसे मिटाया जाए। तो ये सरकार जो है मैं कहूँगा एक नीचता पे उतरी सरकार है, और गढ़ ये तर्क ऐसी देती है, आर्मी का वो एक मुच्छर जर्नल है उसे खड़ा कर देगी और वो ऐसे चीख चीख के कहेगा कि गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। अरे भाई जो तुम मिलिट्री की ड्रेस पहनते हो ये भी तो गुलामी के प्रतीक है। मिलिट्री को आगे आने वाले समय में धोती पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, क्यों भाई तुम ये जिराबंद पहनते हो? ये भी तो गुलामी का प्रतीक है। जिराबंद भी जो हमारे जवान पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी तो मुगलों के टाइम का आया हुआ है, दूसरे जगह का आया हुआ है। तो ये लोग जब समझते हैं कि अगर आप पुरातन चीज़ों से अपने सबक लेते हैं तो वो गुलामी का प्रतीक माना जाए और अपने दुश्मनों को जो है धमकाया जाए। अब दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इंडिया गेट पे उन्होंने अचानक एक दिन घोषणा कर दी 22 तारीख को ही कि यहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी। तो आपको याद होगा आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर जाट पंचम की मूर्ति लगी थी और बड़ी भव्य मूर्ति थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे वो कहते थे गुलामी के प्रतीक हैं तो इनकी नाक तोड़ दो। तो वो क्या करते थे, इन सारी मूर्तियों को हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि जितनी अंग्रेजों की मूर्तियां और अंग्रेजों के जितने प्रतीक हिंदुस्तान में दिल्ली में हैं उन सब की उखाड़ा जाए और वहाँ नए प्रतीक लगाए जाए। और उन्होंने उसके लिए किया, मुझे याद है कि उस समय के जो नौजवान समाजवादी थे जिसमें राजकुमार जैन है, अभी ललित मोहन गौतम है और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम गिनेंगे आप, तो उन्होंने जाकर हथौड़े से जाट पंचम की मूर्ति की नाक तोड़ दी। ये 69 की बात बता रहा हूँ। जब नाक तोड़ दी तो वो चबूतरा खाली हो गया। फिर उस पर गवर्नमेंट ने कहा 69 में कि यहाँ पर हम जो है गांधी जी की प्रतिमा लगाएंगे। एक गांधी जी की बड़ी भव्य प्रतिमा बनी और ये वो प्रतिमा है जो कि संसद भवन के बाहर मेन गेट के बाहर जो एमपी वगैरह जब धरना देते हैं वहाँ बैठते हैं ना, वो प्रतिमा जो है वहाँ लगनी थी उस कैनोपी पे, उस छतरी पे। तो इंटेक नाम की एक संस्था है, एनजीओ है, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा डाला कि भाई ये कैनोपी तोड़ी जाएगी, कैनोपी में बदलाव किया जाएगा। कैनोपी जो है यहाँ की जो वास्तु है पूरे के पूरे एरिया की जो कि जिसे हम राजपथ का इलाका कहते हैं सी हेक्सागन, तो वो बिगड़ जाएगा। तो वो ना बिगड़े तो दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा चला। उस समय मुझे अच्छी तरह याद है जस्टिस विजय जैन की पीठ थी, उन्होंने कहा कि मूर्ति को यहाँ नहीं लगाया जाएगा और बाद में वो मूर्ति जो है वहाँ पर संसद भवन के बाहर लगाई गई। अब जो है मोदी जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी इज्जत करते हैं और उन्होंने कहा कि भारत अपनी गलती सुधारना चाहता है। गलती सुधारना, भारत, हाँ भारत इतना बड़ा देश, भारत अपनी गलती सुधारना चाहता है। तो मेरे को पढ़ के लगा कि मोदी जी भी अब मानते हैं कि गलतियां होती हैं। यानी मेरे को कभी ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मोदी के मुंह से निकलेगा कि गलती हो सकती है। जिस आदमी ने आप समझिए नोटबंदी लगा कर जो है देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, हजारों लोगों के रोजगार छीन लिए, जिसने जीएसटी लगाकर पूरे के पूरे जो काम धंधे उनको बंद कर दिया, जिसने जो है इतनी गलतियां देश में की हैं कि लोग जो है बेरोजगार हैं, सड़क पर आ गए, वो कह रहा है कि भारत अपनी गलती सुधारना चाहता है। तो एक बड़ी बात है जो लोगों को शायद पता नहीं, लोगों के मन में। आज ही मैं जब बैठा था तो मेरा एक पड़ोसी आके बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो नेहरू जी ने मरवा दिया। तो मैंने कहा भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी तो वो जो
हिटलर की सेना थी, जो मुसोलिनी की सेना थी, जो जापान की सेना थी, उसके साथ थे। और जब 5 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बम गिरा, एटम बम गिरा, उसके बाद जापान ने और जर्मनी ने हार मान ली, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी का लोगों ने जो है समझते हैं लोगों ने उल्टा लटकाकर जो उनके मुंह पे पेशाब किया, और जापान ने भी सारी शर्तें मानी। तो उसके बाद एक न्यूरम्बर्ग ट्रायल के नाम से एक ट्रायल शुरू हुआ, और उन लोगों को जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर, मुसोलिनी और जापान का साथ दिया था, उनको इंटरनेशनल वार क्रिमिनल घोषित किया। तो 19 अगस्त 1945 को जब नेताजी के बारे में आखिरी विवरण मिलता है कि हवाई जहाज में चढ़े और उसके बाद उनका जहाज गिरा नहीं गिरा उसकी बात आती है, और ये आता है कि नेताजी छुप गए। तो छुपने का एक बड़ा कारण ये था, ये बात नेहरू को भी पता थी, पटेल को भी पता थी, पूरी दुनिया को पता थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर उस समय पकड़े जाते, या आज भी न्यूरम्बर्ग ट्रायल के जो अपराधी हैं वो भी 2019 में भी चिली में एक को पकड़ा गया और उसको फांसी दी गई, तो उनके ऊपर मुकदमा चलता है युद्ध अपराधी होने का। तो नेताजी के सरफेस ना होने की वजह यह है कि आज भी पश्चिम के देशों में ये माना जाता है न्यूरम्बर्ग ट्रायल कोर्ट जो है अभी भी स्थापित है, तो नेताजी उसके युद्ध अपराधी हैं, इसलिए नेताजी सरफेस नहीं हो पाए। लेकिन ये बताते हैं कि नेताजी छुपे हुए हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और बार बार जब मोदी जी 2014 में आए थे तब वो कहते थे कि हम जो है नेताजी के गायब होने की सारी फाइलें जारी करेंगे, और फाइलें आई, खोली, और खोलने के बाद जो है वो बंद कर दी, क्योंकि नेताजी के सारे वक्तव्य उस समय जो थे गांधी की महानता से भरे हुए हैं, नेहरू की महानता से भरे हुए हैं, सरदार पटेल की महानता से भरे हुए हैं। और उन्होंने एक जगह तो कहा है कि पूरी दुनिया अगर मुझे नेता मान ले और गांधी जी अगर मुझे नहीं माने तो मुझे जो है गांधी जी का नाम मानना ज़्यादा दुख देगा। तो इसका मतलब गांधी जी के बारे में उनके मन में इतना सम्मान था, और उनकी जो ब्रिगेडें थी उनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड। तो इसका मतलब वो आदमी इनका सम्मान करता था। और ये जो है बार बार जैसे कहते हैं कि कोई यतीम हो और वो हर आदमी को जिसको देखे कि हट्टा कट्टा है, मूंछें मोटी मोटी है, कहे ये मेरा बाप है। तो आरएसएस वाले जो है बाप की तलाश में घूमते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमारे बाप हैं, अब कह रहे हैं जी हमारे बाप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जो कि सच नहीं है। तो ये तो एक वस्तु स्थिति है। और तीसरी स्थिति जो नहीं हुई, वो मैं रात को बड़ा शौक लगा मुझे, एक पत्रकार का फ़ोन आया, बोले जी देखो पद्म अवार्ड मिल गए। तो मैंने पद्म अवार्ड मिल गए तो गलत मिले हैं। बोले कैसे गलत मिले हैं? मैंने जनरल विपिन रावत को जो पद्म अवार्ड मिला है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि पद्म अवार्ड की पहली जो शर्त है वो ये है कि वो किसी सिविल सर्विस के आदमी को, मिलिट्री सर्विस के आदमी को, इवन PSU का जो कर्मचारी उसको नहीं मिल सकते। मिलिट्री वालों को उनके अपने अवार्ड मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि नीरज चोपड़ा को जो अवार्ड दिया है वो उसे विशिष्ट सेवा मेडल दिया है, जो JCO से ऊपर के अधिकारियों को मिलता है। ये पहला आदमी है जिसको सिपाही होते हुए तब मिला है। लेकिन उसके साथ उसे पद्मश्री भी दे दिया। तो यानी पद्मश्री जो है ना तो मेरे हिसाब से जनरल विपिन रावत को मिल सकती, खुद ही एम्बार्गो लगा हुआ है, ना जो राजीव महर्षि है जो कि IAS ऑफिसर हैं, जो कि आप देखते हैं पहले हिंदुस्तान के जो है वित्त सचिव थे, फिर गृह सचिव हुए, फिर अब जो है CAG हैं, उनको दिया है, तो वो भी गलत है। तो ये जो है अवार्ड जो है, और उसके बारे में अमित शाह कहता है जी मुझे बड़ी खुशी है कि जनरल विपिन रावत को और राजीव महर्षि को अवार्ड मिला है। कि भाई तू कम से कम अपनी मंत्रालय के किसी अफसर से तो पूछ लेता कि क्या इनको अवार्ड दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो नहीं, तो ये सरकार ऐसी है जो कानून का सम्मान बिल्कुल नहीं करती। ये सोचते हैं कि जो राजा ने कह दिया, जो मोदी जी ने सोच लिया, जो मोदी जी के मुंह से निकल गया वो कानून है, वो संविधान नहीं है, जिसको कि 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि आज के दिन देश का कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और मजे की बात है कोई संविधान की बात नहीं करता। पूरी परेड में संविधान की कोई झांकी नहीं थी। पूरी परेड में किसी बच्चे को आज नहीं बताया गया कि आज के दिन संविधान लागू हुआ। वो संविधान जिससे हमें लोकतंत्र दिया, वो संविधान जिससे हमें नागरिक अधिकार दिए, वो जिससे मौलिक अधिकार दिए, उनकी चर्चा नहीं करते। उसकी जगह चर्चा किसकी करते हैं कि मोदी जी कैप कहाँ की लगाए हुए थे। तो कोई कहते हैं जी उत्तराखंड की लगाए हुए। मैंने कहा नहीं, ये जो है आज़ाद हिंद फौज की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस है, ये उनका एक हिस्सा है, क्योंकि नेताजी को अपना जो है पिताजी बताने में मोदी जी लगे हुए हैं। और थोड़े दिन बाद वो लिखेंगे कि मेरा नाम नरेंद्र दामोदर नहीं, नरेंद्र सुभाष चंद्र बोस मोदी है। बहुत शुक्रिया, आपने एक नया एक्सपोजर किया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे रविंदर जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।